एपिसोड 4 साजिश या प्यार। राधिका की जिंदगी ने एक ही दिन में ऐसी करवट ले ली थी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपनी बर्थ खोली और उस पर जाकर सो गई। परंतु विद्या देवी और मिस्टर वर्मा के कानों में अभी भी उस बूढ़ी औरत की बातें गूंज रही थी। उस औरत की बातों ने उनके दिल की घबराहट को और बढ़ा दिया था। वो औरत भी ऐसा ही कुछ बोल रही थी जैसा पंडित जी ने राधिका की कुंडली देखकर बोला था। विद्या देवी बोली, एजी मुझे तो राधिका के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। बस हमारी बच्ची की जिंदगी में आने वाला यह तूफान किसी तरह टल जाए। मिस्टर वर्मा ने अपनी व्यथा छुपाते हुए बोले, तुम चिंता ना करो राधिका की अम्मा। पंडित जी ने कहा था ना कि अगर हमने राधिका की विवाह उसके 21 वर्ष का होने से पहले करवा दिया तो उसका काला अतीत हमारी बिटिया के भविष्य से मिट जाएगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों की भी आंख लग गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर पहुंच चुकी थी। विद्या देवी राधिका को उठाते हुए बोली, राधिका बेटा उठो, हमारा स्टेशन आ गया। और फिर वो तीनों ट्रेन से उतर गए। रेलवे स्टेशन के बाहर राधिका के छोटे मामा श्रीकांत पहले से गाड़ी लेकर उन्हें पिक अप करने को खड़े थे। राधिका ने झुककर अपने मामा के पैर छुए और बोली, नमस्ते मामा जी। श्रीकांत ने राधिका के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया और बोले, खुश रहो। देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई हमारी मुनिया जीजी। पिछली बार जब मिले थे तो इतनी सी थी। राधिका मन ही मन बड़बड़ाई, कैसे खुश रहे। हमारी जिंदगी में इतना कुछ अजीब हो गया है, ऊपर से ये शादी का अलग शियापा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रीकांत ने मिस्टर वर्मा के हाथ से सामान लेते हुए बोले, लाइए जीजा जी, यह हमें दे दीजिए, आप तीनों गाड़ी में बैठिए। श्रीकांत ने सामान रखा और फिर गाड़ी स्टार्ट करी और बोले, और जीजी गांव में सब कुशल मंगल। विद्या देवी मुस्कुराते हुए बोली है, हाँ ऊपर वाले की दया से सब खैरियत है। बस अब राधिका का घर बस जाए, फिर हम तो गंगा जी नहा लेंगे भाई साहब। वैसे लड़के वाले कब आ रहे हैं हमारी राधिका को देखने? श्रीकांत बोला, कल शाम की बोल रहे थे जीजी, तुम फिक्र ना करो, सब शुभ होगा। और वो लोग बातें करते करते घर पहुंच गए। राधिका के मामा के घर में उसकी मामी स्वीटी और उसका एक कजन ब्रदर राहुल था जो राधिका से 3 साल बड़ा था। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे, राहुल ने दरवाजा खोला और फिर वो तीनों घर के अंदर गए। स्वीटी ने उन लोगों के लिए चाय नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोली, आ गई विद्या जीजी, आने में कोई परेशानी तो ना हुई? विद्या देवी बोली, नहीं भाभी, और चाय का कप उसके हाथ से लिया। उसके बाद स्वीटी की नजर राधिका की तरफ गई। राधिका एकदम शांत बैठी और अलग ही दुनिया में खोई थी। उसे देख स्वीटी बोली, अरे बेटा राधिका, तुम काहे इतना चुप चुप बैठी हो, थोड़ा मुस्कुराओ, कल शाम को लड़के वाले आने वाले हैं, उनके सामने ऐसे मुंह लटका कर जाओगी तो अच्छा लगेगा क्या? राधिका बोली, अच्छा तो हमें वो भी नहीं लग रहा जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हो, और गुस्से से वहां से उठकर करे में चली गई। स्वीटी बोली, अरे इसको क्या हुआ? इस पर विद्या देवी बोली, अरे भाभी, लंबे सफर से आई है, थक गई है। और फिर सब लोग आपस में बातें करने लग गए। स्वीटी राहुल को साइड में ले जाकर धीरे से बोली, हमको तो इस राधिका के लक्षण ठीक नहीं लग रहे, कहीं यह लड़के वालों के सामने कोई सियप्पा कर हमारे सारे प्लान्स पर पानी ना फेर दे। राहुल बोला, फिक्र ना करो मम्मी, मैं राधिका को अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी माँ बाबा के खिलाफ नहीं जाएगी। यह राधिका हमारे लिए हुक्म का इक्का है, जिसका बस हमें सही इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हम माला माल। और यह कहकर दोनों मुस्कुराने लग गए। इधर राधिका बहुत परेशान थी। वो यह शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, परंतु उसके माँ बाबा की जिद के आगे वो मना भी नहीं कर पा रही थी।
राधिका मन ही मन सोच रही थी, क्या करूं, किससे मदद मांगूं। तभी उसके दिमाग में मिहिरा का ख्याल आया। राधिका ने मिहिरा का नंबर डायल किया, परंतु उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। राधिका ने गुस्से से फोन को बेड पर फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए बोली, यह माहिरा की बच्ची कहाँ मर गई, कभी टाइम पर फोन नहीं उठाती। हे कान्हा जी, अब राधिका की लाइफ आपके हाथ में है, मुझे प्लीज इस सब से बाहर निकालो। तभी राधिका के रूम पर किसी ने नॉक किया। यह और कोई नहीं, स्वीटी मामी थी। स्वीटी मुस्कुराते हुए राधिका के पास आई और बोली, राधिका बेटा, यह साड़ी देखो, हमने खास तुम्हारे लिए खुद माल से जाकर ली है, देखकर बताओ जरा किसी है। राधिका ने स्वीटी की तरफ देखा और मन ही मन खुद से बोली, यह स्वीटी मामी आज इतनी मेहरबान क्यों हो रही है मुझ पे। राधिका की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर स्वीटी फिर बोली, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, हम राहुल से कह देंगे तुम्हें अपने साथ मॉल ले जाए, फिर तुमको जो पसंद आए वो साड़ी ले लेना। कल लड़के वालों के सामने बवाल लगनी चाहिए हमारी भतीजी। राधिका स्वीटी के हाथ से साड़ी लेती है और उसे साइड में रखते हुए बोली, मामी यार प्लीज देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप यह से बंद करेंगी प्लीज। और आप जानती हो ना मुझे नहीं करनी यार यह शादी, आप लोगों को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही, आप जाइए यहाँ से प्लीज। इतना कहकर वो स्वीटी को रूम से बाहर निकलकर रूम का गेट बंद कर लिया। स्वीटी अपना गुस्सा शांत करते हुए बोली, यह शादी तो हर कीमत पर तुझे करनी होगी मेरी सोन चिड़ैया। साजिश या प्यार आखिर क्या है, राधिका की अचानक तय हुई शादी का राज जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 5, ऋत्विक थ्रेटन्स हिज पेरेंट्स। शाम के 4 बज चुके थे। श्रीकांत मेंशन के बाहर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया जिसकी उम्र लगभग 35 के करीब होगी। उसने सफेद रंग की शर्ट और नील रंग की जीन्स पहनी थी। यह लड़का ऋत्विक था जो अपने माता पिता मिस्टर और मिसेज भल्ला के साथ राधिका को देखने आया था। गाड़ी की आवाज सुन स्वीटी ने फटाफट दरवाजा खोला, मनो वो कब से इंतजार में खड़ी थी। लड़के वालों को देख स्वीटी ने विद्या देवी को आवाज दी, अरे जीजी कहाँ हो। लड़के वाले आ गए। विद्या देवी रसोई घर में लड़के वालों के लिए चाय नाश्ता और पकवान तैयार करने में लगी थी। उसने फटफट अपने पल्लू से अपने हाथ पूछे और लड़के वालों के स्वागत में बाहर आ गई। श्रीकांत और मिस्टर वर्मा पहले से ही हॉल में मौजूद थे। नमस्कार भाई साहब, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाथ जोड़ उनका स्वागत करते हुए मिस्टर कांत ने पूछा। नमस्कार। नहीं कांत साहब, ऋत्विक कल ही ऑस्ट्रेलिया से आया है तो आने में जरा देर हो गई, मिस्टर भल्ला ने जवाब दिया। वो सब लोग बैठ गए। मिस्टर कांत लड़के और उसके माता पिता से बातें करने लगे। तभी मिसेज भल्ला ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोली, अरे हमारी होने वाली बहू के दर्शन भी करवा दो, अब कहाँ छुआ रखा है। विद्या देवी बोली, हाँ राधिका बस आ ही रही है, हम देखते हैं। विद्या देवी राधिका के कमरे में गई। कमरे की हालत देख वो राधिका को गुस्से से फटकारते हुए बोली, हमने तुम्हें समझाया था ना, कोई नया बखेड़ा खड़ा ना करना। लड़के वाले नीचे राह देख रहे हैं और तुम हो कि अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। राधिका गुस्से से बोली, माँ कितनी बार कहे हमें नहीं करनी कोई शादी। इस पर विद्या देवी राधिका के हाथ में साड़ी रखते हुए बोली, देखो राधिका, हमें कुछ नहीं सुनना, 5 मिनट में फटाफट तैयार होकर नीचे आओ। परंतु माँ, राधिका को चुप करवाते हुए विद्या देवी बोली, अब अगर एक और शब्द भी कहा तो हमारा मारा मुंह देखोगी। राधिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, उसे अपनी माँ की बात के आगे झुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद बेमन से तैयार होकर राधिका नीचे गई। स्वीटी ने उसे चाय की ट्रे हाथ में दी और बोली, संभल कर जाना, कोई गड़बड़ी ना करना। राधिका चाय लेकर बाहर आई जहां लड़के वाले बैठे थे।
ऋत्विक की नजरें भी बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में राधिका चाय लेकर वहां आ गई। राधिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बाला की खूबसूरत लग रही थी। ऋत्विक ने राधिका के हाथ से चाय का कट लिया। स्वीटी ने राधिका का पल्लू ठीक किया जो सर से थोड़ा खिसक गया था, और फिर ऋत्विक और उसके माता पिता को कह देने को कहा। राधिका ने चाय का कप उसकी तरफ किया। वो एक तक अजीब तरीके से उसे घूर रहा था, मनो वर्षों लंबा उसका इंतजार खत्म हो गया हो। उसके बाद राधिका ने मिस्टर और मिसेस भल्ला को चाय दी। चाय की चुस्की लेकर मिसेज भल्ला बोली, चाय तो ठीक ठाक बना लेती हो, तुम्ही ने बनाई है ना, कहीं होटल से ऑर्डर तो ना करवाया सब। मिसेज भल्ला की बात का राधिका कोई जवाब देती उससे पहले ही स्वीटी बीच में बोल पड़ी, हमारी राधिका मास्टर शेफ है, ऐसी कोई डिश नहीं जो हमारी राधिका को ना बनानी आती हो। यह सारे पकवान इसी ने बनाए हैं। मिस्टर भल्ला बोले, हमें तो लड़की पसंद है, बताइए शादी का मुहूर्त कब का निकलवाएं। मिस्टर कांत बोले, सुबह काम में देर कैसी भाई साहब, हम कल ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवा देंगे। राधिका को यह सब बातें चुभ रही थी। वो अब और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, परंतु अपने माँ बाबा की जिद के आगे मजबूर राधिका अपने लिए कान्हा जी से दुआ के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। सब लोग शादी फिक्स होने की खुशी में एक दूसरे को गले लगा मिठाई खिला रहे थे। इसी बीच स्वीटी ऋत्विक के पास आई और मिठाई खिलते हुए उससे बोली, हमने जो कहा था वो कर दिया, अब तुम्हारी बारी। इस पर ऋत्विक बोला, डोंट वरी, बस यह डील मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स को इसकी भनक भी नहीं होनी चाहिए। स्वीटी मुस्कुराते हुए बोली, आप निश्चिंत रहिए ऋत्विक बाबा, स्वीटी जो काम करती है पूरी ईमानदारी से करती है। राधिका को छोड़ सब लोग बहुत खुश थे। राधिका का दुहक अब उसकी आंखों में झलकने लगा था। वो भागकर अपने कमरे में चली गई। ऋत्विक और उसके पेरेंट्स ने राधिका के परिवार से विदाई ली और वहां से चले गए। मुंबई स्पॉटलाइट क्लब, रात 10 बजे। ऋत्विक भल्ला शराब के नशे में धुत क्लब में झूम रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आए। ऋत्विक ने कॉल उठाया। सामने से आवाज आई, क्या अपडेट है? मुझे आशा है इस बार भी तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ऋत्विक बोला, इस बार एकदम कड़क माल हाथ लगा है बॉस, आप देखोगे को दिल खुश हो जाएगा। आप बस पेमेंट रेडी रखिए, डिलीवरी ऑन टाइम हो जाएगी। उसके बाद ऋत्विक ने फोन रख दिया और फिर से डांस करने लग गया। तभी किसी ने ऋत्विक के फोन पर एक मैसेज आया। वो फटाफट क्लब से बाहर निकला और फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट करी और ऋत्विक अपने पुराने फार्म हाउस पर पहुंचा। जैसे ही वो फार्म हाउस के अंदर गया तो वहां मिस्टर और मिसेज भल्ला चेयर पर बैठे थे। उन दोनों के हाथ पैर एक बड़ी रस्सी से बंधे थे। 2 गुंडे उनके बगल में खड़े थे। ऋत्विक वहां पहुंचा और उन्हें देख एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या जरूरत थी तुम दोनों को ऋत्विक भल्ला के खिलाफ जाने की? तभी मिस्टर भल्ला दर्द से कहराते हुए बोले, हम सब जान गए हैं तुम्हारे बारे में, तुमने हमें इतने वर्षों से हमें अंधेरे में रखा। हमें तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। मिसेज भल्ला बोली, ऋत्विक बेटा तुम ऐसा कर सकते हो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ऋत्विक भल्ला देविलिश स्माइल के साथ बोला, सोचना भी नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों ने, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तब मिसेज भल्ला बोली, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हम राधिका के माता पिता को सब सच बता देंगे। ऋत्विक गुस्से से मिसेज भल्ला की गर्दन पकड़ते हुए बोला, अगर तुम हमारी मां नहीं होती तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कटवा दिए होते अभी तक। मिसेज भल्ला की सशे ऊपर नीचे होने लगी। ऋत्विक के हाथों की पकड़ उसकी गर्दन पर बढ़ती जा रही थी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी ऋत्विक बोला, ऋत्विक भल्ला इंसान नहीं डेविल है, राधिका के माँ बाप को सच बताएगी,
अगर किसी ने हमारे प्लान्स के बीच आने की कोशिश की तो याद रखना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे माँ बाप हो। ले जाओ इन्हें और तहखाने में बंद कर दो। वो दोनों गुंडे मीटर और मिसेज भल्ला को वहां से घसीटते हुए फार्म हाउस में बने एक अंडरग्राउंड तहखाने में ले जाकर उन दोनों को बंद कर दिया, जहां रोशनी तो छोड़ो हवा भी बड़ी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। आखिर क्या है ऋत्विक भल्ला की सच्चाई? जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 6 ऋत्विक्स इविल इंटेंशंस। पंडित जी राधिका और ऋत्विक की कुंडली का मिलान कर रहे थे। कुंडलियां देख पंडित जी घबरा गए। अपने गमछे से अपने माथे का पसीना पूछते हुए बोले, यह कुंडलियां अशुभ है। कुंडलियों के योग को देखकर लगता है ये कुंडलियां मेल के लिए नहीं बल्कि प्रतिशोध के लिए बानी है। यह विवाह नहीं हो सकता। अगर यह विवाह हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी की बात सुन सब लोग घबरा गए। स्वीटी बोली, एक बार फिर से मिलान कीजिए पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। इस पंडित जी बोले, हो सके को यह रिश्ता जितनी जल्दी हो सके तोड़ दीजिए। अभी मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। विद्या देवी अपना माथा पटकते हुए बोली, ना जाने क्या लिखा है नियति ने हमारी बेटी के भाग्य में। इतनी जल्दी दूसरा रिश्ता कहाँ से ढूंढेंगे? श्रीकांत बोला, आप फिक्र ना करो जीजी, अभी उम्र ही क्या है। हमारी राधिका की इससे भी अच्छा लड़का उसे मिल जाएगा। इस पर स्वीटी झपाक से बोली, ऐसे कैसे दूसरा रिश्ता मिल जाएगा? और आज के टाइम में कुंडली वगैरह को कौन मानता है? इतना अच्छा रिश्ता नसीबों से मिलता है। हमको तो लगता है यह पंडित ही झोल था, दक्षिणा से खुश नहीं होगा तो बोल दिया कुंडली नहीं मिल रही। एक बार हमें कुंडलियां फिर से किसी अच्छे पंडित को दिखानी चाहिए। विद्या देवी बोली, मुझे लगता है स्वीटी भाभी ठीक कह रही है, एक बार फिर हमें कुंडली मिलान करवा लेनी चाहिए। हो सकता है पंडित जी से कोई चूक हुई हो। इस पर मिस्टर कांत बोले, आप सब जानती है विद्या देवी जी फिर भी ऐसा कह रही है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम एक बार फिर से कुंडलियों का मिलान करवा लेंगे। यह सुन स्वीटी की जान में जान आई। वो मन ही मन खुश होते हुए बोली, यह शादी हमारे लिए लुसीरियस फ्यूचर की लॉटरी टिकट है। इतनी आसानी से स्वीटी अपने सपनों पर यूं पानी नहीं फिरने देगी। चाहे कुछ भी हो जाए यह शादी तो होकर रहेगी, परंतु पहले हमें इन कुंडलियों का कुछ करना होगा। इधर ऋत्विक भल्ला अपने कमरे में खड़ा था। उसके कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। यह तस्वीर बहुत ही एंटीक लग रही थी। इस तस्वीर में दिखने वाली औरत हूबहू राधिका के जैसी थी, परंतु उसकी वेशभूषा और श्रृंगार बहुत ही अजीब था। जो आभूषण और वस्त्र उसने पहने थे वो सदियों पुराने जमाने के लग रहे थे। ऋत्विक उस तस्वीर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, सदियों पहले जो ना हुआ वो आज होगा। कुछ दिन और फिर तुम मेरे कदमों में होगी और मुझे गजमणी को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ऋत्विक की खुशी उसकी शैतानी हंसी बयां कर रही थी। तभी वहां एक आदमी आया और ऋत्विक से बोला, सर आपके एक औरत मिलने आई है। ऋत्विक ने कहा, ठीक है उसे अंदर भेजो। वो आदमी बाहर गया और बोला, मैडम आप अंदर जाइए। वो औरत थोड़ी एटीट्यूड में बोली, मैंने तो पहले ही कहा था बड़ा आया स्वीटी को रोकने वाला। और फिर वो अंदर गई। स्वीटी को अचानक वहां देख ऋत्विक ने उससे पूछा, क्या बात है स्वीटी जी, इस वक्त आप यहाँ? होप कि कोई अच्छी खबर ही लाई होंगी। स्वीटी बोली, एक प्रॉब्लम हो गई है, पर आप चिंता ना करें, वो सब हम देख लेंगे। कैसी प्रॉब्लम? ऋत्विक ने पूछा। स्वीटी ने ऋत्विक को कुंडली वाली बात बताई। स्वीटी की बात सुन ऋत्विक गुस्से से बोला, जो करना है वो करो, परंतु यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। तुम ऋत्विक भल्ला को अच्छे से जानती हो। ऋत्विक की धमकी ने स्वीटी को थोड़ा डराया, परंतु वो अपने डर को काबू कर बोली, अरे नहीं ऋत्विक बाबू आप फिक्र ना करें, हमने इस बार कुंडलियां बदल दी है।
इस बार कुंडलियों के 36 गुणों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो अगर आपको थोड़ी मेहरबानी हो जाती तो। ऋत्विक ने ब्लैंक चेक स्वीटी को देते हुए कहा, यह लो, जितनी तुम्हारी मर्जी को फाइनल कर लेना। 2 दिन बाद आषाढ़ पूर्णिमा की रात है, वही शादी का सुबह मुहूर्त होना चाहिए। ब्लैंक चेक देख स्वीटी की आंखों में लालच की चमक आ गई। वो एक चापलूसी भरी हंसी के साथ बोली, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आप बस हम पर अपनी मेहरबानी यूं ही बनाए रखिए। इसके बाद स्वीटी ने चेक को झट से अपने हैंड बैग में रखा और बोली, ठीक है ऋत्विक बाबा, अब मैं चलती हूँ। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप बस सेहरा बांधने की तैयारी करिए, बाकी सब स्वीटी पर छोड़ दे। इसके बाद स्वीटी वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने सवालों के जवाब जानने कान्हा जी के मंदिर में उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने कान्हा जी के पैरों में फूल अर्पित किया और बोली, कान्हा जी आप तो सब जानते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। अब तो बस आपसे ही मेरी ऐश जुड़ी है, कुछ तो चमत्कार कीजिए और हमें इस भंवर से बाहर निकालिए। राधिका पूजा खत्म करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकल ही रही थी कि फिर उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। यह देख राधिका के मन में थोड़ी उत्सुकता बढ़ी और वो खुद से बोली, यह तो वही औरत है, यह यहाँ भी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, परंतु क्या? हमें इससे बात करनी होगी। राधिका उस औरत का पीछा करने लगती है, परंतु चलते चलते उसका दुपट्टा अटक गया। राधिका ने दुपट्टा खींचकर बाहर निकला और फिर से आगे बढ़ने लगी, परंतु वो औरत उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। राधिका उस ना पाकर थोड़ा विचलित हो गई और बोली, अरे यह कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। वो औरत एक लंबी गाड़ी के पीछे छुपकर राधिका को देख रही थी। राधिका की बेचैनी को देख वो मुस्कुराते हुए वो बोली, जिन सवालों के पीछे तू भाग रही है उनके जवाब अब तुझसे दूर नहीं।